हेलो क्लास 9। तो चलिए शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मैं साथ में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मैं साथ में पढ़ाऊंगा। हेलो, इधर चलिए। तो चैप्टर नेम इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल सुनिएगा, एटम्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी मैटर, तो जानते हो ना मैटर क्या होता है। कोई भी चीजें जिनका मास होता है, ऐसी चीजें जिनका मास होता है और स्पेस ऑक्युपाई करते हैं तो उनको मैटर कहा जाता है। और मान चलिए पेपर है, ये एक पेपर है, ठीक है। इस पेपर को आप काटिए, आपने काटा, इतना टुकड़ा बचा, इतना टुकड़ा बचा, फिर इतना 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 पॉइंट साइज जिसको बोलते हैं, एकदम पॉइंट साइज कह दी जाए। अब इसके बाद इसको काटना असंभव, एक तरीके से कह दी जाए अनकटेबल, अनेबल टू कट इट, ठीक है ना। अब हम इसको और छोटे में काट नहीं सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, ठीक है। और फिर बात करते हैं एटम, समझ में आया इतनी बातें, ठीक है। तो अब एटम की डिस्कवरी हो चुकी थी, जॉन डाल्टन ने एटम को बताया कि एटम ऐसा होता है, थ्योरी भी दिया। तो पहली बात तो हम कुछ और चीजें से पढ़ते हैं एटम, और स्टार्ट करने से पहले क्या, जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आसान है अगर आप पढ़ेंगे तब ढंग से। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब यही जो एटम होते हैं ये जब कंबाइन होते हैं, भाई ये छोटे छोटे पार्टिकल जब कंबाइन होंगे तो कोई एक बड़े पार्टिकल बनेगा ही बनेगा। सिंपल सी बात है, छोटे छोटे पार्टिकल जब कंबाइन होते हैं तो बड़े पार्टिकल बनते हैं, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही चीजें हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो उनके लिए कुछ लॉ है, वो कुछ दो लॉ फॉलो करते हैं। दैट लॉ नेम इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मैंने कहा मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। और मास अगर जितना इधर रहेगा उतना उधर रहेगा। इधर उधर क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कि अगर मैं मास की बात करूं तो मैंने क्या लिया, पेपर लिया, पेपर को मैं जलाया, पेपर को जलाने के लिए पेपर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने उसको जलाया, तो जिस चीज की जरूरत पड़ी है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, उसे रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे अगर वाटर बनाना, क्या बनाना है, वाटर बनाना है, तो मैंने H2 ले लिया और O2 ले लिया, तो मुझे H2O मिला, ठीक है ना। क्या मिला मुझे, H2O मिला। तो जितना मतलब समझ लीजिए अगर 18 ग्राम टोटल इधर 18 ग्राम है, 18 ग्राम है इधर, ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई वाटर बनाने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए, क्या हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए। तो 18 ग्राम हमें 18 ग्राम की जरूरत पड़ी, तो हमारा प्रोडक्ट भी कितने ग्राम आएगा, 18 ग्राम ही आएगा। इसलिए बोलते हैं द मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। मतलब जिधर जितना रिएक्टेंट साइड होगा उतना
प्रोडक्ट साइड भी होता है। आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है एक, ठीक है ना, उसको सॉल्व करिएगा और फिर बताइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मास को डिस्ट्रॉयड और क्रिएट नहीं किए, जितना है उतना ही रहेगा, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द नंबर ऑफ मास इन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मास इन प्रोडक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, ऊपर लिखता हूं इसको मैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ये क्या है। अभी मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मैंने अभी वाटर का एग्जांपल लिया, तो जो वाटर होगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होंगे, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होंगे, वो जब कंबाइन हुए होंगे वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हुए होंगे। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट है भाई, H2 है, इधर O2 है, ये 1:8 जब हुआ होगा, 1:8 जब हुआ होगा तभी ये मिलके H2O बनाएंगे। तो मतलब जो भी कंपाउंड होते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट when two or more than two elements, when two or more than two elements are chemically combined at a fixed ratio, that is called law of constant proportion, उसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। बात समझ में आई कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं, रिएक्टेंट साइड जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा, वो कंजर्वेशन ऑफ मास है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं कि जैसे ये और ये मिलकर अगर बन जाए, एक बन जाए, तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन, ठीक है ना, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर मैंने अभी आपको बताया था एटम को जॉन डाल्टन ने बताया था, तो कुछ थ्योरी भी है, कुछ पोस्टुलेट्स भी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों लॉस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तीन चीज इस चैप्टर में पढ़िए और पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से मिलेंगे। बाकी बैलेंसी तो जो है सो है, उसको तो जब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आप बैलेंसी निकालना सीख जाओगे। इसलिए मैं कहा हूँ कि मैं 2 चैप्टर को हमेशा साथ में पढ़ाता हूँ, तीसरा और चौथा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड द अदर चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने क्या बताया था कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कहा था इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद बल्कि आयत है कि एटम से भी छोटे भी हो सकते हैं, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यही बात इनकी गड़बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या, ये क्या बताएं कि जो एटम होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उनका नाम क्या था, एटम, ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने बताया कि ये जो एटम होते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल, इसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स आर इंडिविजुअल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आपके एक्सरसाइज कह रहा हूं मैं, एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 में भी ये सारी चीज लिखा गया है कि जितने भी मैटर होते हैं, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, ठीक है ना। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स,
ना तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अभी मैंने बताया भी आपको कि जितना मास इधर रहेगा उतना मास इधर भी रहेगा। अगर इसी तरह करके इन्होंने 6 पॉस्टुलेट दिया गया था और इन्होंने ये भी बताया था कि अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अगर अलग अलग एलिमेंट होंगे अलग अलग प्रॉपर्टी होंगे। सारे पॉस्टुलेट इनमें लिखा गया। आप इसको पढ़ लीजिएगा और याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस 3-4 चीजें हैं। नॉर्मली एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं उनको एटम कहा जाता है। सॉरी, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं उसे एटम्स कहा जाता है। एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, वो आइडेंटिकल्स। किसी भी मेटल्स अगर सेम एटम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होती हैं। इन्होंने ये भी बताया था। ये सारी चीजें इसमें हैं, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि एटम्स एलिमेंट्स क्या हैं, सारी चीजें हैं। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, मतलब नेचुरली जो पाए जाते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। और उसको हम मतलब उसको हम पूरी तरीके से डिवाइड या और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। दोज सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है ना। मैंने जो बोला आप उसको लिख भी सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि लिखाना थोड़ा असंभव हो जा रहा है। देखिए क्या कि जैसे डॉल्टन ने बताया था कि एटम होता है, लेकिन इसके बाद क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे इस चैप्टर को समझाने के लिए चौथे चैप्टर की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो बोर मॉडल क्या कहता है, बोर्स मॉडल ने क्या बताया था कि बीच में न्यूक्लियस होता है। आप डिस्कवरीज के पढ़ भी चुके होंगे, न्यूक्लियस वगैरह की रदरफोर्ड ने खोजा था। इसके चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ये फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। मतलब हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी क्या होती है, क्षमता होती है, जिसका नाम उन्होंने क्या बताया, एक का नाम के, एक का नाम एल, एक का नाम एम, एक का नाम एन। मतलब इसी तरह बताते हुए उन्होंने चले। इन्होंने बताया, बोर ने बताया कि पहले हर एक सेल में देखिए जहां ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, बोला गया, बोर ने बताया, बोर अपने मॉडल में बताया गया कि हर एक ऑर्बिट में, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको ऑर्बिट्स कहते हैं, या सेल्स कह दीजिए या ऑर्बिट्स कह दीजिए, इसको सेल्स कह दीजिए या ऑर्बिट कह दीजिए। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जहां घूमते हैं उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एक क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। ठीक है ना। हर एक ऑर्बिट में 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ध्यान से सुनना, पहले किताब मत पलटो, पहले इधर देख लो। हर एक ऑर्बिट्स में जहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसको सेल्स या ऑर्बिट्स कहा जाता है। एग्जाम में आपके एमसीक्यूज में बन सकता है कि किसको क्या कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां घूमते रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ऑर्बिट्स आप या सेल्स लगाओगे। ठीक है ना। फिर क्या है, मैंने कहा हर एक सेल या ऑर्बिट में 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हर एक ऑर्बिट में 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2n² कहने का मतलब सर, के वाले की बात करूं तो के मतलब पहली ऑर्बिट, के मतलब कौन सी ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट। तो पहली ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। हर एक ऑर्बिट में 2n² ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहली, तो यानी n की वैल्यू यहाँ पहले हम पहली ऑर्बिट में जाएंगे तो n की वैल्यू 1 लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2 × 1, तो कितना, पहले वाले के वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मात्र 2 से ज्यादा नहीं। इसी कॉन्सेप्ट से आप बैलेंस निकालना सीख जाएंगे, आधे से ज्यादा चैप्टर थर्ड वाला क्लियर हो जाएगा। अन्यथा ऐसे आप बैलेंस निकालते ही रहेंगे, आप निकल जाएंगे लेकिन बैलेंस नहीं निकलेगी। ठीक है ना। सुनिएगा, इसमें पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे ऑर्बिट की मैं बात करूं, हर एक ऑर्बिट में 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
फर्स्ट ऑर्बिट में 2, जब दूसरे ऑर्बिट की बात करूंगा तो n की वैल्यू कितनी लूंगा मैं, 2 ले लूंगा, तो 2 इंटू एन की वैल्यू मैंने कितना लिया, 2, स्क्वायर लगा था भाई, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2n स्क्वायर, इस मतलब 2 इंटू एन की वैल्यू कितना, 2 इंटू स्क्वायर, तो यानी कितना, 2 2 जा 4, टोटल कितना आ गया 8, यानी यल वाले में कितना आ गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यल वाले में, मतलब दूसरे वाले ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हर एक ऑर्बिट्स में 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं या होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं करेंगे। जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, जब n की वैल्यू 2 लेंगे उसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। मतलब k वाले में पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन केवल रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और यल वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए तीसरे ऑर्बिट में यम में, मतलब तीसरा ऑर्बिट, n की वैल्यू कितने ले गया, तीसरा, तो 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो मतलब कितना, 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब तीसरे ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, सॉरी 18, कितने, 18, मिनिमम 8, मैक्सिमम 18, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं, पहली वाली में, पहले वाले ऑर्बिट में 2 से ज्यादा नहीं, 1 रह सकता है। वो बात की बात अलग है कि वो बाद में लूज करे गेन करेगा, 1 रह सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं, आ रही कि नहीं, 2 8 18 कैसे आया, 2 8 18 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा यन, KLMN, यन की वैल्यू कितने लेंगे हम, सॉरी यन में इसकी वैल्यू 3, ये इसमें 4, तो 2n स्क्वायर, तो यन की वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर 16, तो चौथी वाली ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं, 32 रह सकते हैं, ठीक है ना, कितने, 32 रह सकते हैं। तो ये बोर का एटॉमिक मॉडल है, ये आपके पेपर में तो पूछा जाता है, साथ में ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का रखता है, बहुत ही, मैं अगर मानता हूँ 9th क्लास में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 10th एंड 11th एंड 12th आल्सो, तो दिस बोर मॉडल। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं कि हाउ टू फाइंड बैलेंसिंग, ठीक है ना, हाउ टू फाइंड बैलेंसिंग। अगर आप बैलेंसिंग निकालना सीख गए तो आप कंपाउंड भी बनाना सीख जाओगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसे कहते हैं, सारी चीजें आप बनाना सीख जाओगे। तो कंसंट्रेशन से पढ़िएगा, तो जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, देखिए, जैसे मान चलिए ये हाइड्रोजन, ये एलिमेंट्स नेम 1 to 20 एलिमेंट्स नेम आपको याद होना चाहिए, मात्र 1 से 20 तक याद, सीक्वेंस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना, एल्युमिनियम। तो इस तरह करके 1 से लेकर 20 तक आपको याद होनी चाहिए। अब मैं इन्हीं की मदद से मैं थोड़ा सा आपको, जब मैंने सिखाया वो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाऊंगा, सारी चीजें, मतलब मैं समझ लीजिए बात कर रहा हूँ सोडियम की, पहले सुनिए, सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सोडियम के एटॉमिक,
मतलब सोडियम कितने नंबर पे आया, 11 नंबर पे आया। तो जितने, यही इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं कायदे से। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना हो गया, 11। ठीक है ना। मुझे सेल में भरना है, तो मैंने अभी आपको बताया था KLMN, KLMN, ठीक है ना। पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मात्र 2। दूसरे वाले ऑर्बिट में 8। तो हमारे पास, सुनिएगा, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 थे, हमने 10 भर दिए, बचा कितना, 1। तो यहाँ कितना केवल बचा, 1। तो मैं आपको बता दूं, फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। जो आउटर मोस्ट में जो बचता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन बचता है, दैट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल मतलब बाहर वाली सेल में, सबसे बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो मतलब सोडियम की वैलेंसी की बात करूं मैं, 1 हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत। मैग्नीशियम की बात करता हूं मैं, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आया भैया, 12 नंबर पे आया, 12 नंबर पे। तो वही फिर आपके एलिमेंट भरिए, 2 इसमें, 8 इसमें, 10 हो गए, बचे कितने आपके पास, 2 इसमें। लास्ट वाला देखते हैं, यहां तक नहीं, ये पूरा बैलेंस है, इतने को आप छेड़छाड़ ना करें। लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने बचे, केवल 2 बचे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई Mg की, 2 वैलेंसी। ठीक है ना। क्लोरीन की बात करूंगा, क्लोरीन कुछ 17 नंबर पे आता है, क्लोरीन कुछ 17 नंबर पे आता है। तो 17, तो 2 भरिए, 8 फिर 7, है ना। अब मैं कुछ आपको थोड़ा बताने जा रहा हूं, जब 5 या 5 से ज्यादा संख्या हो, जब 5 या 5 से ज्यादा संख्या हो, तो 5 या 5 से ज्यादा संख्या, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये बैलेंस होने के लिए देखो, मिनिमम 8 रह सकते हैं, मैक्सिमम 18 रह सकते हैं इसमें। ठीक है ना। मिनिमम कितने रह सकते हैं, 8, मैक्सिमम 18। मैंने अभी आपको बताया ना, मैक्सिमम कैसे, 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 रह सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन हमारे पास ये बताइए, हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से छोटी होती है, 5 से छोटी होती, देखिए जैसे 5 से छोटी है, यही उसकी वैलेंसी हो गई। 5 से ज्यादा होंगी, 5 से ज्यादा होंगी, तब इस कंडीशन में उसे 8 बनाने के लिए वो किसी से उधार ले लेगा। ये यहाँ 8 होना चाहिए, इसलिए किससे उधार लेगा, एक उधार ले लेगा किसी से। तो इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -1। नहीं समझ में आया, किसी अनदर एलिमेंट से लेगा, अभी बताऊंगा कैसे। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1। नहीं आया समझ में, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से समझिए, जब 5 से संख्या ज्यादा होती है, तो 5 से ज्यादा संख्या होती है ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करे किसी से दूसरे से ले लेगा। तो 7 है, 7 5 से ज्यादा है, तो अब इसे 8 बनना है। कितने रह सकते हैं, मिनिमम 8, 8 बनने के लिए एक किसी से उधार लेगा। जब उधार लेगा, इसलिए इसको -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1। मान के चलिए, अब ये बात समझ में आई, बैलेंस निकाल। अब कुछ और एलिमेंट्स की निकालने, ऑक्सीजन की बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन की बैलेंस देखना, 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, तो आपने K एलिमेंट बनाया, 1 लिखा, इसमें 2 रह सकते हैं, इसमें 6। मिनिमम कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम दूसरे वाले 8। तो कितने की जरूरत है, या 6 है ना, वह कितने सकते हैं, 8। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की, -2। बात समझ में आई भाई। 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो ये कोशिश करेगा किसी से उधार लेने की, ये 8 बनाने की कोशिश करेगा अपने आप को। क्या, या 8, देखिए मेरी बात सुनिएगा, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन किसमें, दूसरे वाले सेल से चले जाइए, इसमें भी 8 होने चाहिए मिनिमम, इसमें भी 8 होने चाहिए।
देख रहे हैं मिनिमम इसमें 7 है, होने कितने चाहिए जब बैलेंस 8, बैलेंस होने के लिए 8 होना जरूरी, ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी। बात समझ में आ रही? कुछ कुछ है इसकी वैलेंसी, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? -2। कोई दिक्कत? नो। देखिए अब मैं कुछ कंपाउंड जैसे बनाना शुरू करूं, राइटिंग केमिकल फार्मूला आप में है, जैसे Mg हो गया और Cl हो गया। ओके, तो Mg की वैलेंसी भैया, Mg की वैलेंसी कितनी अभी निकाला है हमने? Mg की वैलेंसी 2 निकाला। कैसे 2 निकाला? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। निकाला कि नहीं? क्लोरीन की वैलेंसी अभी हमने कितना निकाला? -1, तो यहाँ -1 लिख दिए। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं होगा। इधर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो होता है Mg1 जो Mg क्रॉस मल्टीप्लाई MgCl2 बन गया MgCl2। कोई समस्या? ये केमिकल फार्मूला भी आप बनाना सीख गए तो ठीक है ना। कुछ और कंपाउंड बनवाऊं, जैसे कि सोडियम हो और ऑक्सीजन हो। ओके, सोडियम की अभी आपने वैलेंसी कहीं निकाली थी क्या? नहीं निकाली थी क्या? 11 निकाली थी, तो शायद कहीं आपने यहाँ आई है। सोडियम की वैलेंसी आपने यहाँ निकाली 1, तो सोडियम के नीचे 1 लिख दीजिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। केमिकल फार्मूला लिखते समय माइनस प्लस का ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे हम जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो Na2O बन गया केमिकल फार्मूला। कोई समस्या? तो इसीलिए ये 3rd चैप्टर का था, लेकिन मुझे सहारा किसका लेना पड़ा? 4th चैप्टर का, क्योंकि विदाउट 4th चैप्टर यू कांट अंडरस्टैंड। अगर आप समझ ले रहे हो तो बात अच्छी बात है, लेकिन आप आसानी से बैलेंसी कैसे निकालते हैं, किसकी बैलेंसी कितनी होती है, तो रटने के बजाय आप निकालना सीख लीजिए, आसानी से हो जाएगा। इसकी मदद से आप केमिकल फार्मूला भी लिख ले रहे हो, बैलेंसी का बैलेंसी भी निकाल ले रहे हो। कोई प्रॉब्लम? क्यों भैया, कोई प्रॉब्लम? आपको कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। आगे आगे थोड़ा सा और 2-4 कंपाउंड बना सकते हैं। अगर किसी को ना समझ में आया तो यू कैन टेल मी, ठीक है ना, आप बता सकते हैं। आया कि नहीं आया? 1-2 और एग्जांपल है ना, करते हैं एग्जांपल। फर्स्टली हम बैलेंसी निकालना सीखेंगे, देन हम अगर आप इसको सीख लिए मेटल नॉन मेटल क्या है, ये सारी चीज आप कॉन्सेप्ट उड़ा देंगे। देखिए सुनिए, जैसे कि पोटेशियम की बैलेंसी, पोटेशियम कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। 1 to 20 एलिमेंट्स आप लोग को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने 19 नंबर पे आता है, के एलिमेंट बना लीजिए, के एलिमेंट। पहले सेल में 2, 8, 9 है, 9, हाँ 8 भैया रह कितने सकते हैं? मिनिमम कितना, ज्यादा कितना हो गया? 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? प्लस का 1, ठीक है ना। पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, हाँ? देखो बैलेंस ये 8 में रहेगा, हमारे पास एक ज्यादा है भैया, यहाँ 9 रख दीजिए। कितना रख दीजिए? 9 रख दीजिए, क्योंकि 19 नंबर पे आता है। लेकिन बैलेंस कितने पे रहेगा? ये 8 पे रहेगा। तो हम एक यहाँ कम कर देते हैं, और एक ज्यादा हो गया ना, इसलिए प्लस में हो गई, इसलिए क्या होगा इसकी वैलेंसी? प्लस की वैलेंसी हो जाएगी। फिर क्लोरीन नहीं, कैल्शियम, Ca, कैल्शियम, कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। 2, 8, 2, 8, 10, 8, 18, ठीक है ना। फिर 2 और बच गया ना, तो जितना 2 बच गया वही क्या हो जाएगा? उसकी वैलेंसी। तो मतलब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आ गई? प्लस का 2 आ गई। कोई समस्या भैया? नहीं। आगे देखिए, इसमें अब हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे। जैसे कंपाउंड कैसे बनाना है, जैसे मान चलिए KO का बनाना है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, -2 वैलेंसी। अब पोटेशियम की वैलेंसी -1, हाँ प्लस।
इधर इसको भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, K2O बन जाएगा। अब थोड़ा आप लोग बनाइए कैल्शियम क्लोराइड CaCl का, बनाइए, कैसे बनेगा, बना लोगे ना, बना ले। कैसे? कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसका इधर मल्टीप्लाई, इधर इसका मल्टीप्लाई, CaCl2। बात समझ में आई? आप केमिकल फार्मूला निकालना सीख जाओगे, ठीक है ना। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, अब मैं आपको बता सकता हूं। आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसमें इज मैटर अराउंड द स्फीयर में पढ़ा है, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, कंपाउंड्स किसे कहते हैं। तो इसलिए मैं इसमें बताना उचित समझता भी हूँ, नहीं भी हूँ, क्योंकि बता भी देता हूँ, कोई समस्या नहीं। देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो 18 ये सॉरी क्या है, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स। और इसको हम स्मॉल टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। तो दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट, उसको क्या कहते थे, एलिमेंट्स। अब मेरी बात सुनिए, जब एलिमेंट्स, बात मत करिए, सुनिए, जब एलिमेंट्स कौन, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, जब एलिमेंट कंबाइन हुए तो क्या बना लिए, कंपाउंड बना लिया। तो when two or more than two elements are chemically combined at a fixed ratio, then the compound will be formed। तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड। बात समझ में आ रही नहीं, इसका उसको कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। आपने सोडियम लिया और ऑक्सीजन लिया, बना लिया Na2O, ठीक है ना। यानी दिस इज अ कंपाउंड। आप एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ फॉलो करेगा ही करेगा। तो फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, मतलब विथ हिज वैलेंसी कंबाइन करेंगे, दैट मीन्स दिस इज कंपाउंड। ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको प्लस और माइनस करके बताया, दिस इज कॉल्ड आयंस, दिस इज कॉल्ड आयंस। तो टू टाइप्स के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। इसको कैटायन और एनायन बोलते हैं, कैटायन और एनायन बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, जब जैसे एटम है, एटम कंबाइन हो गए तो एक मॉलिक्यूल का, when two or more than two atoms combine then they form molecules। वो क्या निर्माण करते हैं, किसका, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई भैया, आई कि नहीं आई, आगे कि नहीं, ठीक है। आप थर्ड चैप्टर में कहूँ, आप आसानी से आप अपने बुक के सारे चीज देख लीजिएगा, बस मुझे एक चीज करवाना है, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। बाकी आप सबका फॉर्मूला निकाल सकते हो, जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला गया है एल्युमिनियम क्लोराइड का निकालना है, सोडियम ऑक्साइड का निकालना है। ये बताइए, अगर ये आपको याद होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लीथियम किसको कौन सा एलिमेंट्स की किससे डिनोट करते हैं, तो ये रूल भी है कि जो शुरुआत में, जैसे हाइड्रोजन शुरुआत में H आया, तो यानी H मतलब इसका सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल H हो जाएगा। तो एलिमेंट्स विथ इस सिंबल आपको याद करना पड़े, ठीक है। कोशिश करिएगा ज्यादा ज्यादा एलिमेंट से याद होगा तो शुरुआती अक्षर इसका सिंबल्स हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हीलियम में, अब हीलियम में एक H हो गया तो अब डबल ले लेंगे, H ही ले लेंगे, ठीक है ना, H ही ले, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि एक H हो गया ना ऑलरेडी का, तो इसलिए H ही ले लेंगे, ठीक। एलिमेंट्स और सिंबल्स आपको इसमें याद करना है, बाकी आपको सब चीज आ जाएगा। ये फॉर्मूला निकालना सीख, बना लोगे कि नहीं, फॉर्मूला बना लोगे, आगे देखिए करें। सुनिए, थोड़ा मैं मॉलिक्यूलर मास निकलवाना सिखा दूं। आप चाहे जहां पढ़े हो, मैं उसको नहीं कहता हूं कि आप कहाँ पढ़े हो कहाँ नहीं पढ़े हो, लेकिन मैं विश्वास इतना मैं मानता हूं कि अगर मैं इस चीज को पढ़ाया हूं, तो अगर आप ध्यान से अगर पढ़े होगे, थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़े होगे और वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके देख लोगे, ठीक है ना, तो आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। आपके पास ऑप्शन भी है, आप ऑफलाइन भी पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑप्शन है, आप जाके घर में कुछ मत करिए, 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो है, अभी डाल दूंगा, जाके देख लीजिए। इससे आपका भी फायदा, थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाएगा, अभी नहीं फिलहाल, लेकिन बाद में कभी ना कभी होगा ही, ठीक है ना। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास में निकलवाना सिखाता हूँ, मॉलिक्यूलर मास,
देखो ये चीज रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो मान चलिए आप जो बच्चे नहीं आए हैं उनके लिए मुझे दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका ये फायदा रहेगा कि वो थोड़ा सा वीडियो पे देख लेंगे और जो डाउट आएगा वो आके पूछ सकते हैं। ठीक है ना? वो आएंगे, अगर उनको पूछना होगा तो लक्ष्य कोचिंग एकेडमी में आए। ठीक है ना? विजय पाठशाला में केवल अगर जितना समझ सकते हैं उतना ही समझ सकते हैं। ठीक है ना? ओके, आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे हम निकालते हैं। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास समझिएगा, जैसे HNO3 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, HNO3 तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर। ठीक है ना? हम जब अगले वाले एलिमेंट में इंटर करते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं। याद करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं सबसे पहले H2O का निकलवाना सिखाता हूँ, देना HNO3 का। हाइड्रोजन 1 नंबर पे, ये मतलब इसका मल्टीप्लाई लगा। अगले एलिमेंट्स में इंटर करेंगे तो प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 8। 8 का जस्ट डबल करिए 16, डबल करेंगे, याद रखिएगा इसमें डबल करेंगे। ठीक है ना? 16, 2 + 16 तो कितना हो जाएगा टोटल? 18 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया इसका? 18, 18 ग्राम या 18 U आ जाएगा, जो आप कह दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? HNO3। हम अगले वाले एलिमेंट, मैंने कहा अगले वाले एलिमेंट में इंटर करेंगे तो प्लस का साइन जरूर लगाएंगे, तो इसमें प्लस। नाइट्रोजन कितने नंबर पे? 7। नाइट्रोजन कितने नंबर पे? 7। 7 का जस्ट डबल 14। 14 अगले वाले एलिमेंट में इंटर करेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। 8 का जस्ट डबल 16 इंटू 3, 14 इंटू 14 + 1 15, ये 48। इसका क्या करिए? प्लस करिए, कितना आ जाएगा? 63 U। ठीक है ना? U लिख दीजिएगा लास्ट में। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, उसको AMU भी लिख सकते हो और U भी लिख सकते हो। ठीक है, उसका यूनिट करें, U से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर मास की यूनिट को U से सिंबल से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया आप लोग को? ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आसानी से खत्म भी हुआ। ठीक है ना? और याद भी आपको क्या क्या करना है मैंने आपको बताया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो याद ही करना है, साथ में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी याद ही करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये थोड़ा सा, ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, आप ये चैप्टर आसानी से पेपर में भी कर लोगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।